हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर पहले उनको खुद ट्राई नहीं किया है तो एक बार खुद ट्राई कर लो। ये क्लास लेक्चर की तरह देखने के लिए नहीं है, सिर्फ जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है, उसको देखने के लिए। और वैसे भी ये टेस्ट तो बेसिक्स की प्रैक्टिस के लिए था। तो आगे बढ़ते हैं। ए सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years कंपाउंडेड एट 5%, 10% एंड 20% पर एनम रिस्पेक्टिवली in 3 years if the sum amounts to this much rupees then find the sum। तो भाई क्या हुआ, ये कोई सम था, इसके ऊपर पहले 5% का ब्याज लगा, फिर इसके ऊपर 10% का ब्याज लगा, फिर इसके ऊपर 20% का ब्याज लगा। मतलब कुल मिलाकर क्या है, पहले 5% बढ़ा, फिर नई वैल्यू 10% बढ़ी, फिर वो 20% बढ़ी, तब जाके जो अमाउंट है 3 बार बढ़ने के बाद वो 1386 रुपये हो गया। तो हमें वो सम बताना है। क्लियर है? तो देखो, जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर पहली बार कितना ब्याज लगा, पहली बार ब्याज लगा 5%, मतलब कि 105/100, 21/20 गुना हो गया। फिर लगा 10%, मतलब कि 11/10 गुना। फिर लगा 20%, मतलब कि 6/5 गुना हो गया। और तब जाके अमाउंट हो गया 1386। तो हमने प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं इनको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ 21 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 21 सिक्के 126, तो यहाँ पर 126 फिर से बच जाएगा 21 सिक्के, और 11 6 66, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20×5 100 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ई, जो कि हो जाएगा भाई 1000 रुपये। क्लियर है? The compound interest on rupees 8,000 at 15% per annum for 2 years and 4 months compounded annually is। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ पर आएगी कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एन्युअली है। ठीक है, 8,000 रुपये हैं, कंपाउंडेड एन्युअली है, मतलब कि साल में 15% बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 साल तक तो बात बराबर चली। पहले साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट 15% लगा होगा, रुपये 15% बढ़े होंगे, अगले साल के अंदर फिर से 15% बढ़े होंगे, लेकिन उसके बाद पूरा साल नहीं मिला, बल्कि हमें मिले 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। तो देखो, 4 महीने क्या होते हैं, 4 महीने होते हैं तीसरा हिस्सा, 12 महीनों के 1/3, पूरा साल का 1/3 होता है। तो अगर पूरे साल में 15% बढ़ता है मनी, पूरे साल की रेट 15% है, तो 4 महीनों की रेट सिर्फ तीसरे हिस्से की होगी, क्योंकि वो तीसरे हिस्से की, मतलब कि सिर्फ 5% बढ़ेंगे यहाँ पर रुपए। एंड में जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 5% लगेगा, क्योंकि सिर्फ 4 महीने का टाइम है। तो इसको अब आप कैसे निकालोगे, यहां पर आप पहले 15% इसको बढ़ाओगे मनी को, फिर 15% बढ़ाओगे, फिर 5% बढ़ाओगे, मतलब 115/100। या फिर अगर मैं इसको ये कहूँ 115/100 को 23/20 इंटू 23/20 इंटू 21/20, 21/20 मतलब 105/100। तो भाई 20 का क्यूब है 8,000, और यहाँ पर क्या होएगा, इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा अमाउंट। यहाँ पर ये मैंने अमाउंट निकाला है, लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो भाई 23 का स्क्वायर है 529, अब मैं 21 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 21 निम्मे 189, 18, 21 दूनी 42 और 18 60, 6, 21 5 105 और 11, तो 11,109, लेकिन प्रिंसिपल है 8,000। तो ये कितना हो गया भाई, 3,109, 3,109। ठीक है, ऑप्शन सी। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर जितने भी तरीके मैंने आपको पहले बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, कि भाई इस फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो, इसमें से एक घटा के, वो भी आपको मैंने तरीका बताया है कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर इस परसेंटेज से भी देख सकते हो कि कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो तरीके तो हमें ज़्यादातर पता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो सारे फॉलो करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर परसेंटेज से करेंगे, कि वो वाला फॉर्मूला लगा के कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट बनेगा। हम जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि कौन से वाला तरीका इसके अंदर आसान रहेगा। 15-15 ऐसी ऐसी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर तो आप निकाल लोगे कि भाई 2 बार 15-15% ब्याज लगा, तो ये फॉर्मूला लगा के 15 + 15 30, और 15 × 15 225/100, तो 32.25। लेकिन फिर 32.25 को इस 5% के साथ मर्ज करना मुश्किल हो जाएगा बिना वजह। तो सारी नॉलेज को उस वे से यूज़ करेंगे कि कौन से वे से ईजी रहेगा क्वेश्चन को निकालना।
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 20% per annum at the end of 1 year and 6 months if the interest is calculated half yearly। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक साल की रेट है 20%, लेकिन हम एक साल के अंदर कैलकुलेट करने के बजाय हम सिर्फ 6 महीने के अंदर 10% लगाएंगे, अगले 6 महीने में 10% लगाएंगे और अगले 6 महीने के अंदर 10%। यहाँ पर सीधा सीधा एक तो हम वो देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट बनेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है इसलिए आधे साल की रेट लगा। तो भाई मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा A+B वाला, तो ये बन जाएगा 21%। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, 10 और 10 का 21 बनता है। फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा 21 और 10, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 21 इंटू 10/100, मतलब कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा जी 2.1, तो ये हो जाएगा 33.1% ब्याज लगेगा। तो इसका 33.1% हमने निकालना है, इसका 1% हो गया जी 100 और 33.1% कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना करेंगे 3310, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट था और आई डू नॉट थिंक कि इसके अंदर कोई डाउट आना चाहिए। ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹6,000 इन ए बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से उसने 6,000 रुपये जमा करा दिए। ओके, अनदर पर्सन, दूसरे बंदे ने डिपॉजिटेड ₹5,000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने 5,000 रुपये जमा कराए 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट विल बी, 2 साल के बाद उनके ब्याज का अंतर कितना होगा। तो भाई 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता लग ही जाएगा कि सिंपली कितने परसेंट होगा। 1 साल का 5% है तो 2 साल में 10% होगा, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल अलग अलग है। ये 10% है कितने का, 6,000 का, तो सीधा सीधा परसेंटेज में फर्क मत देखना, एक दूसरे चीज की परसेंटेज है, दूसरे वैल्यू की, एक दूसरे वैल्यू की परसेंटेज है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट 6,000 का 10% मतलब कि 600 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा 8% पर एनम के हिसाब से लगा है, तो एक साल में 8% बढ़ा, फिर नया प्रिंसिपल, फिर से 8% बढ़ा। ओवरऑल पहले वाले प्रिंसिपल का कितना परसेंट है ये एक बार देख लेते हैं। वही फॉर्मूला लगा रहा हूं A+B वाला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16.64%। ठीक है, 16.64%, लेकिन 16.64% किसका, ये इसका। तो भाई इसका 1% कितना है, इसका 1% है 50, 5,000 का 1%, तो 16.64% कितना होगा, 1% को 16.64 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100 और 2 से ये चला जाएगा 832 पर। तो कितने का फर्क आ गया भाई इन दोनों में, यही पूछा है, 232 रुपए का फर्क आ गया, जो कि है ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% per annum for second year and 6% per annum for third year, then the compound interest of ₹10,000 ऑफ की जगह यहां पर आएगा ऑन ₹10,000 for 3 years will be। तो 10,000 रुपए के ऊपर अगर पहले साल रेट 4% है, फिर 5% है, फिर 6% है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पहले हम कर लेंगे 104/100, फिर हम कर लेंगे 105/100। यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ छोटी वैल्यूज रखूँ, लेकिन कभी कभी बड़ी इसलिए रख देता हूँ कि भाई स्टूडेंट को ये ना हो। तो यहाँ पर रखेंगे 106/100, तो मतलब 53/50। तो 50 और 20 ये हो जाते हैं भाई अपने 1000, तो 1000 तो गया, इस जीरो से ये जीरो गई। एक बार इनको कैलकुलेट कर लेंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एंड में क्या आएगा, मैं एक बार वो देख लूँ, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो पॉइंट के बाद एक 2 आएगा, मतलब कि यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अमाउंट निकाला है ये। ठीक है, मुझे पता है कि इस अमाउंट में से अगर मैं ये घटाऊंगा, इसका ये जो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये घटाऊंगा, अमाउंट के आखिर में 0.2 आ रहा है, 4 है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 2 आ रहा है ना, और नीचे एक जीरो है, तो 0.2 या फिर 0.20 एक ही बात है। तो यहाँ पर भी 0.20 आएगा जो कि एक ही में है। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वही सिंपल तरीका है कि जो प्रिंसिपल है वो पहले साल 4% बढ़ेगा, फिर नया प्रिंसिपल 5% बढ़ेगा और फिर वो 6% बढ़ेगा। एक बार मैं इन दोनों को देख लूँ भाई, कितने परसेंट ब्याज बना वो देख रहा हूँ उसी फॉर्मूले से। और अब वो फॉर्मूला मैं बार बार
सोल्व नहीं करूंगा, सीधा उत्तर लिख दूंगा। 4 और 5 9, ठीक है, 9.5 चौके 20/100, तो 9.2, यही फॉर्मूले से। अब मैं इन दोनों के ऊपर लगा रहा हूँ, तो 9 और 6 15.2 प्लस, अब ये 9.2 इंटू 6/100, यही तो करना है। इतना तो मतलब वहां पर बिना लिखे कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 में 54 और 1 55, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन नीचे 100 भी तो है, एक के बाद पॉइंट तो ऊपर वाले के कारण लगा है, नीचे 100 भी है, तो इस 100 के कारण 2 के बाद और पॉइंट लगा दें, 0.552, ठीक है। तो बस अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा, ये 2 नहीं है, ये 200 है, ऐसे मान सकते हो, 15.752%। तो बस अब इससे क्या होगा, ये सारे इस तरह के बेसिक्स में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये नहीं होती स्टूडेंट को कि आता नहीं, मेन प्रॉब्लम होती है कि जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वो चीज स्ट्राइक नहीं करती स्टूडेंट को, उसी में मार खाता है, और फिर हमेशा यही सोचता रहता है और कुछ नया करूं, और कुछ, शायद मेरे से कुछ छूट रहा है, शायद मेरे से कुछ छूट रहा है, बल्कि जो सिंपल सी बेसिक सी चीजें हैं वही उसको स्ट्राइक नहीं हो रही होती, और वे छोटी छोटी सिली मिस्टेक उसको सिलेक्शन से ना सिलेक्शन की तरफ ले जाती, ठीक है। तो ब्याज है इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट, ये 10,000 का इतने परसेंट, तो इसका 1% कितना है, इसका 1% है 100, ठीक है। तो इसका 15.752% कितना होगा, तो भाई 100 गुना कर देंगे, तो ये 0.2 इधर खिसक जाएगा, बस 100 गुना करना है ना, 1575.20, ये देखो निकाल भी लिया ये। What will be the compound interest on a sum of rupees 1875 after 2 years if the rate of interest for the first year is 4% and that for the second year is 8%? तो 1875 रुपये हैं, पहले साल रेट कितनी थी 4%, पहले साल 4% बढ़ेंगे, कुछ नया प्रिंसिपल होगा, फिर 8% बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये छोटी छोटी रेट्स हैं, तो इनको इस टाइप से करने की बजाय, इस टाइप से करने की बजाय, या फिर इनके ऊपर वो फॉर्मूला लगाने की बजाय भी, ठीक है, 8 + 4 12.32, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इनके ऊपर वो फॉर्मूला लगाओगे, a + b + a × b/100, 8 और 4 12, 8 चौके 32/100, तो 12.32, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 12.32 गुना, तो निकाल लो। इसका 1% कितना है, इसका 1% है 18.75, मतलब कि 1875/100, और हमने निकालना है 12.32%, मतलब 1232/100, इतने परसेंट, ये 1% है, और हमने इतने परसेंट निकालना है, इनकी गुणा कर दी मैंने, 12.32% निकालना था, 12.32 की गुणा कर दी। अब इसको तुरंत सोल्व करते हैं, देखो 25 चौके 25 7 जा 25 5 सा 25 3 जा 25 4 सा, यानी यहाँ पे मैं 4 से करता हूँ, 4 × 12, 4 × 8 32, यानी यहाँ पे करता हूँ 4 से, 4 × 7 28, 4 × 7 28, 3 × 7 21 और 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक तो ये वे है, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो इजीली इस क्वेश्चन को, या फिर दूसरा वे क्या है, 1875 खुद पर्सनली निकाल लेते हैं, इसका 1% है 18.75, तो इसका 4% मैंने निकालना है, तो इसको एक बार डबल करूंगा, या फिर इसको 4 गुना ही कर दूंगा, इंटू 4, 18 चौके 72, और 0.75 को डबल करूंगा तो 1.5, और उसको डबल करूंगा तो 3, 0.75 को मैंने अलग से 4 गुना कर लिया तो 75, तो ये हो गया 1950। फिर मैंने निकालना है इसका 8%, तो इसका 1% हो गया है 19.5, तो इसका 8% हो जाएगा 19 8 152, और 8 5 40, मतलब कि 4.04 156, और यहाँ पर मुझे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, बस 231 आंसर आ जाएगा, ठीक है। What sum of money will become 1352 in 2 years at 4% per annum compound interest? तो भाई कुछ प्रिंसिपल था, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो 4% बढ़ा, नया प्रिंसिपल आया, वो फिर से 4% बढ़ा, और नया प्रिंसिपल आ गया 1352। वो बोल रहे हैं प्रिंसिपल कितना था, तो वही मशीन वाला क्वेश्चन है कि पहले 4% बढ़ा, 4% बढ़ने को मैं लिख लेता हूँ 26/25, ठीक है, 104/100, देन 26/25, और फिर ये आ गया 1352, तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 0, 13 चौके 52, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 8 104, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 और 25 का स्क्वायर क्या है 625, ठीक है, तो 625 इंटू 2 1250, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है जी 1250 रुपये।
₹16,820 is divided between two brothers of age 27 years and 25 years. They invested their money at 5% per annum compound interest in such a way that both will receive equal money at the age of 40 years. देखो 16,820 रुपए को इस कदर बांटा गया, इस तरह से बांटा गया कि दो भाई हैं, ये 16,820 रुपए हैं, ये दो भाइयों में बांटे गए। एक भाई की उम्र है 27 साल, ठीक है, इस भाई की उम्र कितनी है 27 साल, और दूसरे भाई की उम्र है 25 साल। कि जब ये दोनों 40 साल के हो जाएंगे, जब ये दोनों 40 साल के हो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है कि पहले वाले भाई को जितने भी रुपए दिए गए, जब वो 40 साल का होगा, इसका मतलब आज से 40 में से 27 घटाओ, इसका रुपया जो है, इसके रुपये के ऊपर 13 साल का ब्याज लगेगा, और आज जो भाई 25 साल का है उसके रुपये के ऊपर 15 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस भाई को कुछ रुपये दिए गए, उसके ऊपर 13 साल तक ब्याज लगेगा। इस भाई को कुछ रुपए दिए गए, उसके ऊपर 15 साल तक ब्याज लगेगा, और तब जाकर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। देखो मेरे को ये बताओ, कुछ रुपए हैं, उनके ऊपर 15 साल तक ब्याज लगा, 15 साल तक, और दूसरे रुपए के ऊपर सिर्फ 13 साल तक। सिर्फ मतलब क्योंकि वो उससे कम है ना, इसलिए बोल रहा हूं। मतलब ये जो 15 साल वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इसको 15 साल ब्याज लगा के, बिकॉज रेट सेम है ना, दोनों की रेट सेम है, दर सेम है, उसी रेट से ब्याज लग रहा है। इस वाली वैल्यू के ऊपर 15 साल ब्याज लगाकर, उस वाली वैल्यू के ऊपर सिर्फ 13 साल का ब्याज लगाकर, तब जाकर इन दोनों की टक्कर होती है, तब जाकर बराबर होते हैं। मतलब ये वैल्यू पक्का छोटी है, तभी इसके ऊपर ज्यादा साल का ब्याज लगाना पड़ रहा है, उसी लेवल पर ले जाने के लिए, उसके बराबर करने के लिए इसके ऊपर 15 साल का ब्याज लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो 25 साल वाला भाई है, इसको पक्का आधे से कम रुपए मिले होंगे। तो एक बार इसको आधा अगर आप करोगे तो ये होएगा 8410, 8410 से पक्का कम रुपए मिले होंगे 25 साल वाले को, तभी तो 15 साल का ब्याज लगाकर उसने दूसरे की बराबरी की, बल्कि दूसरे को 13 ही साल का ब्याज मिला था। तो द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर का शेयर जो है वो 8410 से ज्यादा होगा। क्लियर है, बड़े भाई को ज्यादा मिले होंगे, बड़ा भाई ये है ना 27 वाला, क्योंकि कम ब्याज में इसने टक्कर दे दी उसको कम साल में। तो 8410 से बड़ा कौन सा है, ऑप्शन सी। और ये एक्चुअल क्वेश्चन के एक्चुअल ऑप्शन है एसएससी सीजीएल 2014 का। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, अगर आप मतलब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो कि मान लो ये ऊपर वाला भाई जो है ये एल्डर ब्रदर है ना, कि मान लो एल्डर ब्रदर को ये रुपए मिले, यहाँ पर रुपए थे 16,820, और यंगर ब्रदर को रुपए मिले वाई। एल्डर ब्रदर के ऊपर 13 साल तक ब्याज लगा, कितनी रेट के साथ, 5%, मतलब कि 105/100 से मल्टीप्लाई हुआ 13 साल तक, मतलब कि 21/20 से मल्टीप्लाई हुआ 13 बार। और यंगर ब्रदर के ऊपर वही 21/20 से मल्टीप्लाई हुआ उसका मनी 15 बार, तब जाके ये दोनों बराबर हुए। तो हमें ई और वाई का रेशियो मिल जाएगा, वाई को इधर नीचे ले आओ, ठीक है। ये 13 बार है, इस 13 बार से यहां पर 15 बार है, 13 बार कट गया, सिर्फ 2 बार बच गया, ठीक है। और अब ये हो गया जी 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, तो हमें ई और वाई का रेशियो मिल गया। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने इस रुपए को इस रेशियो के अंदर बांटना है, इस रेशियो में 441 रेशियो इस अनुपात में बांटना है। तो भाई टोटल सम कितना है, टोटल जोड़ है 841, तो इसको मैं 841 से भाग कर रहा हूँ, टोटल इतने पार्ट में रखना है। और हमने बताना किसका, हमने बताना है एल्डर का। एल्डर को मिले 441 इंटू 441, तो देखो भाई 841 दूनी और 441 दूनी क्या होगा 8820, तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। A 2-year certificate of deposit is purchased for K rupees. If the certificate earns interest at an annual rate of 6% compounded quarterly. ये सर्टिफिकेट क्या होते हैं, जमा प्रमाण पत्र क्या होते हैं, एक बार मैं पहले वो बता दूं आपको सिंपल भाषा में, कि आप कहीं से जमा प्रमाण पत्र लोगे, वो आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देगा। वो बोलेगा कि आज ये सर्टिफिकेट कुछ रुपए में आप खरीद लो, और आप जितने भी साल बाद मुझे ये सर्टिफिकेट वापस बेचोगे, इस पे हर साल 6%, 7%, 8% इतनी इसकी कीमत बढ़ती रहेगी।
जितने भी टाइम बाद आप मुझे बेचोगे उतनी इसकी कीमत बढ़ी हुई रूप में मैं आपसे लूंगा, मतलब आपके रुपए बढ़ जाएंगे, वो ऐसे बोलते हैं। तो कुल मिला के वो क्या करते हैं, आपसे रुपए ले लेते हैं और आपको एक रसीद दे देते हैं। रसीद टाइप ही मान लो उसको, कि भाई ये रसीद है कि तुमने मुझे इतने रुपए दिए और सालाना तुमने मुझे रुपए इस ब्याज पर दे दिए, और कुछ जिस भी टाइम के बाद आप आके अपने रुपए वापस लेना चाहोगे हम तुम्हें रुपए वापस दे देंगे। ठीक है, तो ये एक 2 ईयर का सर्टिफिकेट है, मतलब 2 साल तक अपने पास रख सकते हैं, और ये के रुपीज में आपने लिया। इफ द सर्टिफिकेट अर्न्स इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 6%, एनुअल रेट इसकी है 6%, मतलब कि 6% पर एनम, एक साल में 6% बढ़ता है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, लेकिन इसको क्वार्टरली कंपाउंड करना है, मतलब कि क्वार्टर में बढ़ाना है, साल में नहीं बढ़ाना है। तो भाई हाफ ईयर की रेट कितनी होगी, हाफ ईयर की रेट होगी 3%, और क्वार्टर की रेट, चौथे हिस्से की रेट होगी 1.5%। तो ये 1.5% की रेट से बढ़ेगा हर एक क्वार्टर में। लेकिन यहां पर बात हो रही है 2 साल की, तो 2 साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, तो भाई एक साल के अंदर तो 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब ही चौथा हिस्सा होता है, एक साल के अंदर 4 बार बढ़ेगा वो। तो 2 साल के अंदर कितनी बार बढ़ेगा, 2 साल के अंदर 8 बार बढ़ेगा, और कितने परसेंट बढ़ेगा, 1.5% बढ़ेगा। तो 1.5% बढ़ने का मतलब कितने गुना, 101.5 हो जाना, 100 से 101.5 हो जाना। अगर इसको मैं पॉइंट में लिखूंगा तो ये पॉइंट 2 इधर खिसका के लगाऊंगा, अगर ये मैंने 0 हटानी है तो पॉइंट को 2 इधर और खिसका दूंगा, तो वो इतने गुना हो जाएगा एक क्वार्टर में। लेकिन ऐसे ऐसे 8 क्वार्टर आएंगे 2 साल में, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस रेज टू पावर 8। समझ गए, पहले उसकी वैल्यू के थी, एक क्वार्टर के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.015। 2 बार जब वो इतना बढ़ चुका होगा, 2 क्वार्टर के बाद उसकी वैल्यू इतनी, जब वो 3 बार इतना बढ़ चुका होगा तो उसकी वैल्यू इतनी, जब वो 4 बार इतना बढ़ चुका होगा तो उसकी वैल्यू इंटू ये। ऐसे ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड ₹20,000 with rate of interest 20% per annum. The interest was compounded half yearly for the first 1 year. तो क्या हुआ, उसने 2 साल के लिए रुपए लगाए, ये स्टार्टिंग में उसका प्रिंसिपल है, ये 1 साल है और ये 2 साल है। तो पहले 1 साल के अंदर जो इंटरेस्ट था वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, और पूरे साल की रेट है 20%, मतलब कि वो आधे साल में 10% बढ़ रहा है, आधे साल में 10% बढ़ रहा है, पूरे साल में 20 नहीं बढ़ रहा। ठीक है, आधे साल में 10, लेकिन अगले एंड वाले साल में वो 20% बढ़ रहा है। ठीक है, वट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं तो ये निकाल लूंगा कितने परसेंट ब्याज अर्न हुआ। तो इन दोनों का तो मुझे पता ही है, 10 और 10 का 21, अब तक आपको याद हो गया होगा। 21 और 20 का भी निकाल लेते हैं, 21 और 20 कितना हो गया, 41 प्लस, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, तो 21 इंटू 20 बटे 100, तो मेरे को 21/5 नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 4.2। तो टोटल ब्याज यहाँ पर कितना लगा है, यहाँ पर हो गया 45.2% टोटल इंटरेस्ट लगा। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्नड, तो बस सिंपल सी बात है, 45.2% इंटरेस्ट है किसका, जितना भी प्रिंसिपल था उसका। तो प्रिंसिपल है 20,000, तो प्रिंसिपल का 1% कितना हो गया, 1% हो गया 200, तो 45.2% हो जाएगा 200 इंटू 45.2, बस इसका सोल्यूशन निकाल लो। ये हो जाएगा भाई 908 और 0, सॉरी 904 और 0, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। सिमरन इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स, बराबर रुपए उसने 2 योजनाओं में लगाए। अंडर स्कीम एक्स द कंपाउंड रेट वाज 10% per annum, and under scheme Y the compound interest rate was 12% per annum। ठीक है, स्कीम एक्स में 10% की रेट थी, स्कीम वाई में 12% की दर थी। ठीक है भाई, ये 10-10% करके बढ़ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये 2 साल के लिए लगाए थे, ये 12-12% करके बढ़ रहा था। द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years ऑन द सम इन्वेस्टेड ऑन स्कीम एस ऑन एक्स वाज ₹63। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, उसी फॉर्मूले से सिर्फ ये देखना है कि ब्याज कितने परसेंट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 और 10 के ऊपर अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा यही वाला, तो ये आ जाएगा कि स्कीम एक्स से ब्याज हुआ 21%,
और जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा 12 और 12 इसके ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 1.44, मतलब कि 25.44% ब्याज। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि स्कीम एक्स पर जो रुपए हैं उन पर ब्याज लगा है 63, तो इसका मतलब 21% की वैल्यू है 63, जितने भी रुपए लगाए थे उनका 21%। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि परसेंटेज से 3 गुना आ रहे हैं रुपए, यहाँ पर भी 3 गुना कर देंगे, क्योंकि भाई दूसरी स्कीम में भी उतने ही रुपए लगाए थे, इक्वल सम की बात हो रही है। तो बस इसको 3 गुना भी किया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7, तो 76.32, ऑप्शन सी। ठीक है। द रेशियो ऑफ अमाउंट फॉर 2 years अंडर CI एनुअली एंड फॉर 1 year अंडर SI इज 6:5। क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के मिश्र धन और साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात। ये मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए देते हो तो 1 साल का जो अमाउंट होता है उसका रेशियो, और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर रुपए देते हो तो 2 साल का जो अमाउंट होता है उसका रेशियो। ये है 5:6। मैंने 5:6 क्यों लिख दिया, बिकॉज मैंने SI वाली चीज पहले लिख दी। ठीक है, इन्होंने पहले CI वाली बताई थी। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहां पर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा, एक बार अलग से एक सिचुएशन समझाना चाहूंगा मैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बिना वजह कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये है बड़ा इजी, कि प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10% पर एनम प्रति वर्ष। 1 साल के बाद ये बताओ, मैं लिख रहा हूं अमाउंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं अमाउंट, एक अमाउंट हो गया SI से, एक अमाउंट हो गया CI से 1 साल के बाद। यहां 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा अमाउंट कितना हो गया 1100, 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए ब्याज लग गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है 1000 रुपए। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल भी तो पहले साल के लिए 1000 ही होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, वो भी 1100 होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ है कि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है कि 1 साल के बाद SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के द्वारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन इतना है। लेकिन मैं बोलूंगा आप ऐसे मत सोचो, आप सोचो कि 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 5 है, 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 5 है। अब मेरे को बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, मान लो ये प्रिंसिपल है 1 साल के बाद, और यहां पर बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली की। 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना ज्यादा होगा प्रिंसिपल से, 10%। फिर से 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा यहां पर 2 साल वाला जो अमाउंट होगा, 2 साल वाला जो, वो पहले साल वाले से कितना ज्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, 10%। 3 साल के बाद वाला कितना ज्यादा होगा, 10%। तो सिमिलरली 1 साल के बाद वाला अमाउंट बता दिया 5, 2 साल के बाद वाला अमाउंट बता दिया 6। तो इन दोनों में कितने परसेंट का फर्क होता है, उतने ही परसेंट का फर्क होता है जितनी की रेट होती है। हर साल अमाउंट बढ़ता रहता है उतने परसेंट जितने की रेट होती है। तो यहाँ पर सिंपली ये देख लो कि 1 साल में कितना बढ़ा है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो लिखने वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट बढ़ गया 1 रुपये 5 पर, तो मतलब कि 20%, 1/5 बढ़ गया, तो रेट कितनी है, ऑप्शन सी 20%। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कंफ्यूजन को ये नहीं है कि टीचर दूर करता है। आराम से बैठो, जो बातें मैंने बोली हैं बार बार सुनो और उनके बारे में सोचो, इजीली कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹80,000 एट 40% पर एनम इन 1 year कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहां पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई क्वार्टरली रुपए को बढ़ाएंगे, क्वार्टरली ब्याज लगाएंगे। 1 साल की जो रेट है 1 year की वो है 40%, तो 1 क्वार्टर की मतलब कि चौथे हिस्से की वो हो जाएगी 10%, 40/4। तो 1 साल के अंदर जो क्वार्टर है वो 4 बार आ जाता है, 1 2 3 4 ऐसे। तो हम 4 बार 10% बढ़ाने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे देखूंगा कि भाई कुल मिलाकर ब्याज कितना बनने वाला है।
जब किसी चीज को बार बार हर बार 10-10% बढ़ाया जाए कंटिन्यूसली, तो ओवरऑल कितने परसेंट का फर्क आता है, मतलब कि ब्याज कितने परसेंट बनेगा ये पता लग जाएगा। तो यहां से बनता है 21, यहां से बनता है 21, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। और इन दोनों से अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा 42 प्लस 4.41, 46.41। और ये सारा सब कुछ मेंटली अचीव किया जा सकता है, ये सब कुछ इजीली। तो यहाँ पर ब्याज लगेगा 46.41%। किसका? जो भी प्रिंसिपल है उसका। तो इसका 1% कितना है? इसका 1% 800। तो इसका 46.41% कितना होगा, अभी निकाल लेते हैं। 46.41 इंटू 800 बस। हाँ भाई, इसको एक बार पॉइंट को हटा दें तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बस इसको अब सोल्व कर लेते हैं। 8 एकम 8, एंड में 8 है किसी के? एक के ही है, बस पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। What is the difference in rupees in compound interest earned in 1 year on a sum of rupees 10,000 at 40% per annum compounded quarterly and annually? ये क्या बोल रहा है? आपने डिफरेंस बताना है कि क्या फर्क होगा, क्या अंतर होगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकालें एक साल में जो कमाया गया है। पहले वाला कमाया गया है क्वार्टरली के हिसाब से और दूसरे वाला कमाया गया है एन्युअली के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले रेट देखो। रेट है 40%। तो जो एन्युअली कमाया गया है, मान लो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है और ये एक साल के बाद की बात है, ठीक है। तो जो एन्युअली कमाया गया है वो यहां से सीधा 40% बढ़ा दिया गया। तो एन्युअली कमाने में ब्याज कितना बना? वो 40% बना। लेकिन जो क्वार्टरली कमाया गया है उसको हर एक क्वार्टर में बढ़ाया गया है 10%। साल की रेट 40%, क्वार्टर की रेट 10%। एक बार 10% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, मतलब 4 बार बढ़ाया गया 10%। एक साल के अंदर एक क्वार्टर 4 बार आता है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, और देख लेंगे ब्याज कितने परसेंट बन रहा है। ठीक है, यहां पर बना 21, यहां पर फिर से बना 21, इसके ऊपर फिर से फॉर्मूला लगाओ तो ये कितना बन जाएगा? 46.41%। तो जब क्वार्टरली ब्याज लगाएंगे तो ब्याज बन जाएगा 46.41%, और जब एन्युअली लगाएंगे तो बन जाएगा 40%। तो कितने का फर्क आया? ये आया 6.41% का। किसका? जितना भी अपना अमाउंट था उसका। उसका 1% है 100, तो उसका 6.41, 10,000 का 1% है 100, तो 6.41% कितना हो जाएगा? 641। तो गुना कर देंगे ना, 6.41 इंटू 100। आंसर क्या आ गया? उत्तर आ गया ऑप्शन डी। What is the difference in rupees between the compound interest on rupees 12,500 for 1 year at 8% per annum compounded yearly and compounded half yearly? वही बोल रहे हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या फर्क होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली हो या फिर हाफ ईयरली हो। तो जब ईयरली होगा, और बात हो रही है एक साल की, ईयरली होगा तो प्रिंसिपल से एक साल के बाद वाला सीधा कुछ परसेंट ज्यादा होगा। यहां पर 8% ज्यादा है, तो मतलब ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 8%। जब हाफ ईयरली होगा तो पहले 6 महीने में बढ़ेगा 4%, फिर 6 महीने में बढ़ेगा 4%। फिर से वही फॉर्मूला लगा के मैं ये देख लूं कि ओवरऑल कितना ब्याज बन गया। तो भाई ये बन गया 8.16%, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो फर्क आ गया 0.16% का। तो 0.16% निकाल लेते हैं। पहले 1% निकाल लूं, 1% आ गया भाई इसका 125, 2 के बाद पॉइंट लगा के, तो 0.16% आ जाएगा 125 इंटू 0.16, बस 25 पांजे 25 चौके 4 चौके तो 20 रुपए। यहां पर उत्तर आ गया ऑप्शन सी। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अगला कंसेप्ट लेक्चर है कि वो एक जीपी कैसे है, गुणोत्तर श्रेणी कैसे है। तो उसको पूरा देखना और उसके नोट्स बनाना, उसमें मिलते हैं।